अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे साथ असद अली तूर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बहुत अहम नौयत की ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक भी जुडिशल पैकेज जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि आइनी तरमीम होंगी नहीं होंगी, बज़ाहिर तरदीदें हैं लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और है और ख़बरें जो और तरह की हैं। बात रोज़ हम पे चूँकि आ रही है कि सहाफ़ियों ने यह मामला बनाया हुआ है, तो आज हम अपने पे नहीं रखेंगे, मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, मैं पहले वो शेयर करूँगा। आज की अगर आप अखबारात उठाएँ, रोज़नामा जंग देखें, उसमें भी एक ही खबर आपको मिल रही है जी कि इजलास कौमी असम्बली का मुलतवी नहीं किया जाएगा। कोशिशें जारी हैं, नंबर गेम पूरा होते ही गैर मामूली कानून साजी अदलिया से मुतालिक होगी, तरमीम भी होंगी, तब तक इसको जारी रखा जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत है वो बढ़ाने के लिए एक तरमीम की जाए और उसमें बज़ाहिर सब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी मुलाजमीन की, और वो 3 साल उसमें इजाफ़ा किया जाए और यूँ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को रिटायरमेंट से रोका जा सके। ये जंग ने भी छापी है। सबसे पहले तो इसी से शुरू करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि जो एडाक जजेस लगाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जो ताज़ा अदाद व शुमार हैं क्या उनसे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, लेकिन पहले इस पर आ जाते हैं। असद भाई, क्या समझते हैं आप कि फिर वही ख़बरें हैं, वज़ीर कानून कह रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं है और मीडिया कुछ और देखे, एक्सटेंशन वो चाहते ही नहीं। क्या हमने कभी कहा कि ये एक्सटेंशन चाहते हैं? हम तो एक पार्लिमानी जो एक डिबेट है कि वहाँ से तरमीम की जानी है। तो आप पहले बताएं आपकी खबर क्या है, क्या ये ऑप्शन अभी भी ऑन है या इस कार्ड को रख दिया गया है कि नहीं जी अब कोई भी तरमीम नहीं की जाएगी? देखें, लास्ट टाइम राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है वरना हम ज़रूर देते थे एक्सटेंशन। ठीक है, ख्वाजा आसिफ खदशे का इजहार कर चुके हैं कि जी अक्टूबर में वो इलेक्शन की पटिशन टेक होगी और हमारा इलेक्शन ही कल अदम हो जाएगा। जब एक हुकूमत में इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती हों तो वो क्यों नहीं रिटेन करना चाहेगी चीफ जस्टिस काजी फाइसा को? और फिर ये बात सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर ने कही थी कि हम जजेस की एज बढ़ा के, ठीक है, वो किस मकसद के लिए थी? उसका फौरी बेनिफिशरी कौन है? चीफ जस्टिस काजी फाइसा है ना, उनका टेन्योर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ये है कि इन्होंने खुद ये सब कुछ अपनी बिल्ली थैले से निकाली। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फिर जब इधर से ये बातें होने लग गई तो फिर हमने भी चीफ जस्टिस काजी फाइसा का जो कंडक्ट था, जिस अंदाज में वो जो मखसूस केसेस में मखसूस फैसले दे रहे थे, हमने फिर उनको इन बयानात की रोशनी में एग्जामिन करना शुरू किया। तो वो जो कुछ हो रहा था वो इन बयानात से मिलता नज़र आया, यानी कि वो इन बयानात के आप कह लें कि कंटिन्यूटी नज़र आई उनके फैसलों में। तो फिर इस वजह से हमने कहा कि भाई ये तो मामला वही है। तो हमने ये बात करनी शुरू की और अभी भी जो लास्ट टाइम भी राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा नंबर्स की बात की। फिर वो उनको पिछले दिनों जियो न्यूज़ पर शहजाद इकबाल साहब के शो में देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम दे भी सकते हैं, अभी भी सोच भी सकते हैं। मैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब को सुन रहा, वो वसीम बदामी के शो में कह रहे, जब उन्होंने कहा कि जी वो कि फिर हम क्या, वसीम बदामी ने उनको कहा कि मैं ऐलान कर दूं कि 26 अक्टूबर को दानियाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये ऐलान मत कीजिए, रोक लें इसको रोक लें, टाइम है अभी। फिर अब देखिए चीफ जस्टिस काजी फाइसा का 3 माह पहले आपने नोटिफिकेशन कर दिया था चीफ जस्टिस का, इनका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं कर रहे जस्टिस मंसूर अली शाह का? क्यों, क्या मसला आगे रहा था? अब तो इनका तकरीबन 1.5 माह रह गया चीफ जस्टिस बनने में, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। क्यों रोक के बैठे हुए आप? और ऊपर से आप जुडिशल पैकेज डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं ना कि भाई जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए वो चाह नहीं है कि वो चीफ जस्टिस बने, वरना नोटिफिकेशन आज था एक सादा सा मामला था, मोस्ट सीनियर जज ने बनना है, सीनियर जूनियर जज जो होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, एक नॉर्मल सी बात थी। आप नोटिफिकेशन कर देते कि जी वो तो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो बस ठीक है नोटिफिकेशन करें अगले चीफ जस्टिस का। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं ना, ये इनका अपना कंडक्ट और ये जो कुछ पार्लियामान में कर रहे हैं, कभी जजेस की तादाद बढ़ाने का, कभी किसी चीज़ का बिल ला रहे हैं। यानी कि अब तो नूर आलम खान साहब हमारे जो दोस्त हैं वो इतने बड़े आईनी माहिर हो गए कि वो 4-4 बिल ला रहे हैं आईनी तरमीम के। ठीक है, तो अब तो मतलब इतना वो कुछ तो नूर फैलेगा ना, मतलब वो इतना नूर फैला रहे हैं कौमी असम्बली में। ठीक है, हमें नज़र आ रहा है ना यार ये क्या हो रहा है और कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। मतलब हम अब यार इतना अरसा हो गया सोहेल भाई, हम सारे, आप भी मैं भी, हम इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की अदाओं को देखते हैं, तो अब हमें भी आइडिया नहीं होगा कि ये अदाएँ किस लिए दिखाई जा रही हैं। बिल्कुल आइडिया हो जाता है। एक चीज़ और कि अब नया अदालती साल शुरू होने जा रहा है, आइंदा हफ्ते से दोबारा यहाँ पर माहौल गर्म होगा।
और पीर का दिन है नेक्स्ट मंडे यानी 9 सितंबर, जिससे यहाँ पर नए अदालती साल का बाकायदा एक आगाज़ होगा। और उस दौरान इस सितंबर में ही काफ़ी सारे अहम केसेस जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि टेकअप होंगे। अब पीटीआई की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ट्राइब्यूनल्स का केस लगे, कोई बल्ले वाली नज़रसानी लगे, लेकिन दूसरी साइड की एक्सपेक्टेशन जो डेफर किया गया था मामला छुट्टियों की वजह से, वो एक मुस्लिम लीग नून की 12 जुलाई वाले फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त है या फिर 63A वाली। तो सबसे पहले तो आज जो ताज़ा अदाद शुमार है मेरे पास, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तूर साहब 2064 नज़रसानी की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। उन 2064 में से यही 2 नज़रसानी की दरख्वास्तें क्यों एजेंडे में आ रही हैं? वही तो बात है ना सुहेल भाई, ये बताता है ना वो सियासी उसका पहलू है, उसका चीफ जस्टिस काजी फैसल की एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि 63A भी इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर आपको वैसे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आपने पीटीआई के लोगों को उठा के, जिनसे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे, इस दफ़ा वोट दिलवाने होंगे, तो वोट काउंट नहीं हो सकता, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो जजमेंट लिखी हुई है, जिसको मैं मानता हूँ जो रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो वोट डिस्कार्ड करवा देगा। तो आपको या उसको उस रूलिंग को रिवर्स करवाना है, या फिर आपको 63 ये जैसे कहते हैं 12 जुलाई वाली जजमेंट को रिवर्स करवाना है। उसके बगैर तो वो मुश्किल नज़र आ रही है वो आईनी तरमीम। और फिर मैं यही कहूँगा सुहेल भाई कि ये जाहिर करता है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बताने के लिए कि अगर 12 जुलाई की जजमेंट आपने ज़्यादा सख्त लिखी तफसीली, तो फिर हम ये जुडिशल पैकेज ला के आपको चीफ जस्टिस ही नहीं बनने देंगे, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा। अदरवाइज वो नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर तो वो आईनी तरमीम की फिर जरूरत क्या है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में या मिड ऑफ सितंबर वो डिटेल जजमेंट आ जाएगी जिसके ऊपर सारा गम है? मेरे ख्याल में मिड ऑफ सितंबर या लाइक लास्ट वीक ऑफ सितंबर में वो जजमेंट आ जाएगी मोस्ट लाइकली। और ये तमाम खेल उसी जजमेंट को होम्योपैथिक करने के लिए किया जा रहा है कि आप ठीक है कुछ अब हाथ होला रख लें, तो वो उसके लिए तमाम दबाव बढ़ाया जा रहा है। ये सेशन भी मुसलसल जारी रखा जा रहा है, आईनी पैकेज की बातें हो रही हैं, तरामीम के बिल पेश हो रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ आंखें दिखाई जा रही हैं इन 8 जजेस को। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि ऑर्डर जो है वो तो उस दिन जारी हो गया था, शॉर्ट ऑर्डर, उसमें तो तरमीम नहीं हो सकती। अब डिटेल जजमेंट में कितना भी हाथ होला रख लें, उस ऑर्डर के ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन होनी ही होनी है ना, कि पीटीआई या पार्लियामेंट में एक हकीकत बनकर बैठेगी, उसके पास इतनी नशिस्तें होंगी, उसे मखसूस नशिस्तें दी भी जाएंगी जो अभी तक दी नहीं गई। तो फिर बीच में ऐसी क्या एक पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है कि यार नहीं, या फियर में है कि हमारे खिलाफ शायद कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो हमारे लिए मुश्किलात का बायस बने। मेरा ख्याल है ज़्यादा गवर्नमेंट से ज़्यादा परेशानी इलेक्शन कमीशन को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत है यार, ठीक है, आईनी इदारा है, सवाल चीफ जस्टिस काजी फैसल के अलावा मेरे ख्याल में इस हुकूमत की नज़र में भी इलेक्शन कमीशन की इज्जत नहीं होगी, कैप्टन सफदर की नज़र में भी नहीं है। हाँ, कैप्टन सफदर साहब की नज़र में भी जाहिर बात है, वो हुक्मरान जमात के मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा के वो शोहर हैं, उनकी नज़र में भी इज़्ज़त नहीं है। बात यह है कि अगर इस तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट और इलेक्शन की फेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस उठा दिए गए, तो इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, मैंडेट जो इसका, वो एकदम से ज़ीरो पे आ जाएगा। ऑलरेडी बहुत नीचे है, बैनुल-अक़वामी दुनिया में कोई भी इस इलेक्शन को नहीं मान रहा। यूएस कांग्रेस से लेके, बरतानवी सफ़ीर से लेके, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके, बरतानवी पार्लियामान से लेके, हर जगह पे बहुत सवालात हैं इस इलेक्शन के ऊपर। तो एक क्वेश्चनेबल मैंडेट वाली हुकूमत को तो एक IMF का प्रोग्राम लेते हुए इतनी मुश्किल पेश आ रही है, वो नहीं मिल पा रहा। बैरूनी सरमायाकारी ने हमने नाक की लकीरें निकाल ली, और अभी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं $5 अरब लेके, अभी आ रहे हैं 2 दफ़ा तो हमने तरीके भी चलवा दी। लेकिन महंगाई तो सिंगल डिजिट में वो कह रहे हैं आ गई है। हालांकि मैं तो 2 साल पहले जो ग्रॉसरी 20,000 में करता था 45,000 में कर गया हूँ कल। तो ये सिंगल डिजिट कैसे हुआ? आपको कोई फील हुआ है ये सिंगल डिजिट का असर? अच्छा, मुझे तो अपनी जेब के ऊपर उस तरह से फील नहीं हुआ, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम इस पर बात करें, भाई गंदम का भी कितना खौफनाक बहरान आया हुआ था, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था गंदम, क्योंकि आपने पहले से एक्स्ट्रा इंपोर्ट करके रखी हुई थी। तो ज़ाहिर बात है उस गंदम का रेट ही गिर गया, बेचारे किसान नुकसान में गए। तो उस वजह से अगर कोई आटा थोड़ा नीचे आ भी गया, आपने कहा देखो देखो, वो आपकी नाअहली है
कि आपके किसानों को इतना नुकसान हुआ है, वो कोई स्मार्टनेस नहीं है कि आप इन्फ्लेशन नीचे ले आए हैं। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हुई हैं, वो वहाँ पे नीचे आई हैं, तो आप उसका क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? आपने तो पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से बढ़ा के 70 रुपये कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें वो नहीं है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा है। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आप देखें बिजली के बिल कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जो मर्ज़ी कहते रहें कि जी हमने वो इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में लिया है, ये वो आम आदमी को नहीं वैसे अभी तक फील हो रही। एक और अहम इशू है जो इस गवर्नमेंट को इस वक्त फेस कर रही है, और आज आपने उस पर स्टोरी भी किया। सबसे पहले वो तो बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने मेंगल साहब का किया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो इस गवर्नमेंट के लिए जितनी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्या ये गवर्नमेंट उतना ज़्यादा उस पर फोकस कर रही है? बलूचिस्तान को बदकिस्मती से पिछले 75 साल से पाकिस्तान की रियासत सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है। उसको अपने मुल्क के हिस्से, उसके लोगों को अपना, जिसे कहते हैं ना, हिस्से के तौर पे नहीं देखती, पर ना उनकी वेलफेयर के लिए काम करती। पाकिस्तानी रियासत शुरू से बलोच सरदारों पर इंसार करती है कि वो हमारी जेब में हों तो बस बहुत है। ठीक है, हमने आज तक बलोच जो आम आदमी है उसको अहमियत नहीं दी, और उसका नतीजा आज ये निकला है कि आज जो बलोच नौजवान हैं और जो बलोच तहरीकें हैं कौम परस्त, उन्होंने बलोच सरदारों और बलोच पॉलिटिशियंस को इररेलेवेंट कर दिया। ये आपको अख्तर मेंगल साहब का जो रिज़ाइन है ये बहुत खौफनाक इशारा देता है कि अब बलूचिस्तान का सियासतदान जानता है कि जब हमारे लोग इस सिस्टम में बिलीव नहीं रखते तो हम अपने लोगों के साथ खड़े हों या हम इस रियासत के साथ खड़े हों, के साथ जाने। ठीक है, तो ये बड़ा खौफनाक है। और आपने कल अगर बलूचिस्तान में डायलॉग करना था तो आपने इन्हीं कौम परस्त सरदारों के ज़रिए, जिनकी फिर भी कुछ बलूचिस्तान में एक्सेप्टेंस थी, उनके ज़रिए एंगेज करना था उनको। आज वही आपको छोड़ के चले गए हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्राइसिस कितना खौफनाक है। और अभी भी हम बयानात क्या दे रहे हैं, जो आइन को नहीं मानता, जो ये नहीं मानता हम नहीं छोड़ेंगे, जो रियासत का वफादार नहीं है, ये नहीं है। भाई उस आइन से आपने उनको उनके हकूक़ दिए, तो वो आपके आइन पे अब क्वेश्चन करते हैं, वो आपके इलेक्टोरल निज़ाम पे क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये तो आप फॉर्म 47 जेब से निकाल के ले आते हैं, हम फॉर्म 45 वाले को वोट देते हैं। ठीक है, आप देखें ना आज बलूचिस्तान में जो जिस तरह लोग इलेक्ट हुए हैं, आज अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा कि वहाँ पे तो इलेक्शन नहीं हुआ, एक्शन हुई है। वो एक किसी कर्नल का नाम ले रहे थे, हाशिम का, कि वो पैसे लोग जा के देते थे। लेकिन चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से हैं और वो बड़े मुतमईन हैं इलेक्शन पर बज़ाहिर, तो फिर किसे हम क्या कहें? मतलब बलोचों को हमने आला उर्दू पर तो बैठाया हुआ है, और क्या करें? अच्छा, इसमें एक चीज़ की वैसे निशानदेही कर दूँ, चीफ जस्टिस वैसे कौम के लिहाज से बलूच नहीं है, पश्तून उसमें वो आते हैं, लेकिन ताल्लुक़ तो बलूचिस्तान से है। ये तो उनको भी सोचना चाहिए था ना। वो बात बात पे क्रेडिट लेते हैं कि मेरे वालिद ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करवाया, आज वो बलूचिस्तान जल रहा है। क्या उन्होंने बलोच लापता अफराद के लिए किया, मुझे बताइए? जनवरी में केस लगाया था, फिर अभी तक दोबारा नहीं लगाया। जनवरी में भी क्या कर लिया था उन्होंने? अटॉर्नी जनरल से यकीन दहानी ली, अटॉर्नी जनरल ने कहा दोबारा कोई नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद आप देखिए दर्जनों और उठाए गए हैं। एक दफ़ा उन्होंने सो मोटो लिया कि कॉन्टेम्प्ट में बुलाया अटॉर्नी जनरल को कि ये फिर दोबारा कैसे उठाए गए हैं, मुझे आप यकीन दहानी करवा के गए थे। उनका जैसे कहते हैं वो नेहरू चैन की बांसुरी बजाया जा रहा है, उनको ये पड़ी हुई है कि जनाब रिव्यू लगाओ, 12 जुलाई का तफसीली फ़ैसला आया ना आया हो, 63 की जजमेंट लगाओ। ठीक है, सहाफ़ी जनाब ये सारे मोबाइल हाथ में लेते हैं तो ये अपने आप को सहाफ़ी समझने लग जाते हैं। उनकी तरजीहात ये हैं। ठीक है, उनको बलूचिस्तान जलता नज़र ही नहीं आ रहा। और मुझे इतना अफसोस होता है कि पाकिस्तान की तमाम रूलिंग एलीट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठी हो, चाहे पार्लियामान में बैठी हो, चाहे वो फौज में बैठी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में बैठी हो, उनके लिए बलूचिस्तान आज अहमियत ही नहीं रखता। पूरा लाइक आपके मुल्क का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, उसके लोगों का आप हाल जाके देखें। आप इधर छोड़ें यार, आप ये इधर कायदा यूनिवर्सिटी में बलोच बच्चे पढ़ते हैं, आप नवल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप जाके उनकी हालत देखिए, उनके कपड़े देखिए, उनके जूते देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बेचारे किस हालत में रहते हैं। और यहाँ पर आप चलती बलोच सरदारों की और बलोच वज़रा की, उनकी गाड़ियों की देखें आप, लश-पश। वो डेफिनेटली एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट पिक्चर जो है वो उसके सामने आती है।
बलूचिस्तान से मुतालिक एक आखिरी सवाल है। मैंगल साहब से आपकी मुलाकात हुई, वैसे बाद में भी बात हुई होगी, पहले भी बात हुई होगी, उन्होंने क्या बताया या आपका खुद रीडिंग किया, सबसे बड़ा कंसर्न उनका क्या है? एक जो है उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहते हैं कि यार इस सिस्टम में ना हम बहुत अरसे से इस सिस्टम के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये सिस्टम में बिल्कुल जान नहीं रही, ये सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। और वो लाइक शहबाज शरीफ साहब से बहुत नाला थे। उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा इनको सपोर्ट किया, इमरान खान साहब के दौर में भी उन्होंने कहा सपोर्ट किया, किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी होता था, पिटीशन लेकर गया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब कितना और जाएं इनके पास। उन्होंने कहा यार ये, उन्होंने कहा कि अगर मैं आज तक वफाक से हट के गैर जमहूरी या गैर आइनी बात करता रहा हूँ तो उन्होंने कहा पार्लिमान में मुझे फांसी दे दें और तब तक लटकाए रखें, तब तक आप लोगों की तस्कीन ना हो जाए। लेकिन अगर मैंने ऐसी बातें नहीं की, मैंने हक मांगा है, तो फिर वो हुकूक क्यों नहीं देते? हम एक, उन्होंने कहा मैं आर्मी चीफ से मिला हूँ, DGI से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ कि हमारे बच्चे वापस कर दो, ये देते ही नहीं। और उन्होंने कहा कि यही मुलविस है हमारे बच्चों के अगवा में। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होते तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में 400 लापता बलोच इन सिक्योरिटी इदारों ने आके हमारे हवाले किए। उन्होंने कहा तो वो कहाँ से निकले थे? तो फिर जो आज नहीं आ रहे वो भी वहीं पर है ना, तो दे दो हमें। तो वो कहते हैं लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं, हमारी को आवाज़ ही नहीं सुनता। उन्होंने ना कहा ना हमें कौमी असम्बली में तकरीर करने दी जाती है, ना हमें TV पर वो जिसे कहते हैं हमारी कोई आवाज़ चलती है, ना कुछ है। वो कहते फिर किस बात के लिए हम इस असम्बली में बैठे हैं? लाइक वो इस बुनियादी तौर पे इस सिस्टम से बहुत बुरी तरह मायूस हुए हैं। वैसे मुझे याद आ रहा है, हमने बात की चीफ जस्टिस काजी फायद साहब की, वो ऑनरशिप लेते हैं कि उनके वालिद ने डेफिनेटली किया भी है। एक तरफ जस्टिस अतर मिला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अभी उनके सामने मतलब जुरिस्डिक्शन इतनी वास्ट नहीं थी कि वो बलूचिस्तान के मामले को देखें, लेकिन चूँकि यहाँ के कुछ कायदे यूनिवर्सिटी के तलबा का मामला आ गया तो उन्होंने उस पर एक कमीशन बनवा दिया अख्तर मैंगल साहब को सरप्राइज कि यार एक दफ़ा ये मामला हल तो करें। और वो अतर मिनल्ला कहते थे, जस्टिस अतर मिनल्ला, कि उनके वालिद वहाँ अपॉइंटेड रहे हैं और कुछ अर्जा वो उनके साथ ज़माना तालिब इल्म में रहे हैं, तो इसलिए उनकी अफेक्शन है बलूचिस्तान के साथ, तो उसके ऊपर उन्होंने उनके लिए इतना कर दिया। तो यहाँ से तो बहुत कुछ हो सकता था। खैर आगे चढ़ते हैं। एडहॉक जजेस लगाए गए थे कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 50,000 से ऊपर है तो वो कम करेंगे। एडहॉक जजेस आए हुए हैं और आज जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद तूर साहब एग्जैक्ट फिगर बताते हैं ना, 60,508 हो गई है। माशाल्लाह। तो अब और कितने फिर इजाफा करें, कितने मजीद जज लाने चाहिए? वैसे भी पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है। देखें, इससे एक तो फिर साबित हुआ कि मसला ये नहीं है कि एडहॉक जजेस लाएंगे या इजाफी जजेस लाएंगे तो नीचे आने लग जाएगा नंबर। इट शोज़ कि मसला कहीं और है। केसेस की फिक्सेशन, आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम, इसका मतलब है अब बोगस हो गया, वो सिस्टम इस अदालत को नहीं चला पा रहा। आपको उस पर गौर करना होगा। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, मैं लाइक ये एनालिसिस मेरा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस बारे में एक विजन रखते हैं और उन्होंने इसका इजहार आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लाहौर में भी किया था। और मैं ये मालूमात रखता हूँ कि उन्होंने बाज़ मगरबी सफ़ीरों से इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रखी है कि आप अपनी अदलिया से हमें वो सॉफ्टवेयर्स और वो इंतज़ामी निज़ाम, हमारे लोगों को ट्रेनिंग और सब कुछ दें ताकि हमारे यहाँ पे जो केस की फिक्सेशन का मसला है वो हाथों से निकलकर एक ऑटोमेटेड सिस्टम के हाथ में हो जो फिक्स करता जाए और जो केसेस नहीं बनते उनको भी वो फिल्टर आउट करता जाए ताकि ये नंबर तेज़ी से बैकलॉग का नीचे आए। ठीक है, लाइक बहुत से केसेस तो अब इन्फेक्शस हो चुके हैं, अभी पड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत से केसेस की पैरवी करने वाला कोई नहीं, वो भी पड़ी हुई है इधर एप्लीकेशंस। तो ये भी अगर एकदम से ये सब कुछ भी फिल्टर आउट हो जाए तो ये हज़ारों में नंबर नीचे आ जाएगा। और फिर उसके बाद केसेस की फिक्सेशन अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत हो जाए, वो ऑटोमेटेड सिस्टम हो, उसमें ना मेरा इन्फ्लुएंस हो, ना आपका हो, ना चीफ जस्टिस का हो, तो अब देखिए वो केसेस ऑटोमेटिकली लगते जाएंगे। और वो हाँ बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों वाली नज़रसानी 2024 में से जब आपने नंबर पे आए तो पहले वो 2000 तो डिसाइड हुआ ना, 400 बाद में आ गई होंगी, 2000 तो कम से कम पहले ही होंगी। तो वो हो तो ये सिस्टम नीचे आ सकता है। ये आप जजेस लाते रहें केसेस की जैसे कहते हैं बैकलॉग के नाम पर। तो बुनियादी तौर पर सब जानते हैं कि आप ये पार्लियामान में भी जो आज जजेस लाने की बात हो रही है वो बेसिकली आप जुडिशरी में इस वक्त अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं।
आपको नज़र आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस आने वाला है शायद वो मेजॉरिटी में है, लेकिन वो क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी मेजॉरिटी ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसको जिसे कहते हैं ना वीक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अब आपको ये जिसे कहते हैं ना आमद होने लग गई है, इल्हाम होने लग गया आपको कि केसेस का इलाज। लाइक आप 2 एडहॉक जजेस लाए, 17 से 1900 तादाद होगी जितनी, कोई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खाली असामी नहीं है यार। जब ये आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 58,000 पे नंबर था, और कुछ ना होता कम से कम 58,000 पे टिका रहता, 57,000 पे ना भी आता तो हम कहते उतना हैं तो कि रहता। हाँ, हम कहते हैं कि यार बैकलॉग बढ़ना रुक गया। दुकान खोलता कोई नया बंदा तो कहता है यार पहले 8 ही महीने नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहा तो ठीक हाँ, रहेगा। कुछ ठीक है, कम से कम लॉस नहीं हो रहा। आप ये तो दिखाने के काबिल होते हैं, लेकिन अगर फिर भी नंबर ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। जस्टिस मंसूर अली शाह तो नीचे सालसी के फोरम पर भी वो काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं कि वहाँ पर अदालतों में मामलात आए ही ना, और फिर जब जुडिशल सिस्टम बेहतर होगा तो ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मल्ला की बार बार नाम आ जाता है, लोग कहेंगे पता नहीं क्यों प्रेज़ करते हैं, हमने जो चीज़ें अच्छी देखी हैं वो हम 1000 बार कहेंगे। कई केसेस उनके सामने आम लोगों के ऐसे आते थे कि दोनों फ्रीक सेटिस्फाई होकर जाते थे और उसके खिलाफ अपीलें नहीं आती थी। कई बार गवर्नमेंट का किया हुआ कोई ऐसा स्टेप होता था जिसके खिलाफ कोई पिटिशनर आ जाता था और गवर्नमेंट वहाँ शर्मिंदा हो जाती थी, जी सॉरी गलती हो गई, वो फिर अपील में भी नहीं आती थी, केसेस वहीं पे हल हो जाते थे। तो जब आप अच्छे से सारे फ्रीकेन को सुन के और उनको बताएं कि भाई ये मामला इस तरह है तो मामला तो वहाँ हल हो भी सकते हैं। खैर ये जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक भी बात हो गई। फाइनल कमेंट आपका चाहूँगा, जो ये सितंबर और अक्टूबर का अदालती मंजरनामा है इसमें आप चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को स्टे करता देख रहे हैं या 25 अक्टूबर रिटायरमेंट की डेट ही समझी जाए? देखें, ये जो कल वाला मुनाल केस का फ़ैसला फ़िक्स हुआ है ना, ये आपको बताएगा कि चीफ जस्टिस की अपनी क्या असेसमेंट है, वो रुक रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ख्वाहिश भरपूर मौजूद है इस सुप्रीम कोर्ट की दोनों नेबर्स बिल्डिंग में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या पार्लियामान हो, कि उनको एक एक्सटेंशन दी जाए, उनको रखा जाए, अभी वो कंटिन्यू करें। उस ख्वाहिश में अभी इफ्स एंड बट्स बहुत हैं। लेकिन क्या नवाज़ शरीफ जो रायवंड और या मरी बैठे होते हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है? उनके साथी क्यों बार बार मीडिया में आगे रिपोर्ट्स दे रहे हैं जो उनके करीबी हैं नून लीग में, कि जी वो हमसे चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि जी आप कोई तरमीम कर लें तो ठीक, एक्सटेंशन के नाम पे मिल, तो ये बदनाम क्यों कर रहे हैं मियाँ साहब के साथी? फिर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मियाँ नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया असद भाई आपका, आपके वक्त का। आपने सुना एनालिसिस असद तूर साहब का भी, और जो डिटेल्स हमने आपके सामने रखी कि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात किधर जा रहे हैं। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।